दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, कवि परिचय आज हम देखेंगे। सबसे आसान तरीके से याद करना बताऊंगा दोस्तों मैं। 9th 10th 11th और 12th चारों क्लास में दोस्तों हिंदी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आपके आसानी से 3 नंबर कवर करके देगा। ठीक है, ये हम कवि परिचय की बात कर रहे हैं दोस्तों। इसके बाद एक और लेखक परिचय है, जिसपे मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, जो कि 3 नंबर वो भी आसानी से आपको ला के देगा। तो दोस्तों ये जो 6 नंबर है, जो कि बच्चे देखते ही इसे इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, है ना, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और इतने सारे कवि हैं, इतने सारे लेखक हैं, तो इनको कैसे याद किया जाए। तो मैं बहुत ही शानदार दोस्तों ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाऊंगा। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक, और बिना स्किप किए वीडियो को देखिए दोस्तों, ताकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों एक ही वीडियो में हम सारे कवि का जीवन परिचय देखेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए बिना देर के शुरू कर देते हैं वीडियो दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई ऐसी एजुकेशनल वीडियो में डालूंगा दोस्तों, वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो दोस्तों इस परिचय में हम पहला देखेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ये 9th क्लास में पूछा जाता है, 10th में, 11th में, 12th में, सभी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो इनकी रचनाएं में हम ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। देखिए, आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि गोस्वामी तुलसीदास जो थे वो राम भक्त थे, है ना, यानी राम भक्ति धारा के कवि थे। ठीक, दूसरा उनकी जो भाषा थी दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है, तो यहाँ से इनकी भाषा थी दोस्तों अवधी। ओके, अब इनकी रचना की बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों पहली रचना थी इनकी रामचरितमानस, जो कि सबसे फेमस कृति है ना, रामचरितमानस। और दोस्तों यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये आपका महाकाव्य भी है ना। महाकाव्य खंडकाव्य में अंतर अगर आपने याद नहीं किया है तो जरूर कर ले। और रामचरितमानस जो है, ये मेचअप वगैरह में पूछता है कि इसके जो रचिता है वो कौन है। एक तरफ आपको रामचरितमानस दे देगा, एक तरफ आपको तुलसीदास दे देगा, तो वो आपको मिलाना रहेगा। ठीक है, दूसरा एक और चीज़ दोस्तों, ये जो है जो राम भक्त होता है ना, वो हनुमान जी को तो छोड़ नहीं सकता। तो यहाँ पे याद रखिएगा, हनुमान चालीसा जो है वो भी तुलसीदास ने लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे 2 रचनाएं पूछी जाएगी, फिर भी हम एक बोनस साथ में लेके चलेंगे। तीसरा है दोस्तों हनुमान बाहुक, ये तीसरी रचना है हनुमान बाहुक। ये तीनों जो रचनाएं हैं दोस्तों, ये तुलसीदास की रचनाएं हैं। ओके, तो आप हमेशा ध्यान रखें, गोस्वामी तुलसीदास जैसे ही नाम आता है, राम भक्त थे, है ना। भाषा अवधि, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भाषा भी पूछी जाती है दोस्तों इनकी। तो इनकी रचनाएं क्या हो जाएगी, रामचरितमानस, हनुमान चालीसा और हनुमान बाहुक। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला जो हमारा नाम है वो है महादेवी वर्मा का। तो महादेवी वर्मा की हम रचना देख लेते हैं दोस्तों। इसमें याद रखें, मैं रचना अभी आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद करवा रहा हूँ, आप इनको नोट करते जाएं। इसके बाद में इसके जो भाव पक्ष, कला पक्ष है और साहित्य विस्थान है, वो भी मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से लिखना आपको सिखाऊंगा, जो कि हर कवि के लिए जो है सेम ही काम करेगा। मतलब कोई भी कवि आए, आप सब में उसको लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी बता रहा हूँ, है ना, तो वो आप बिना स्किप की वीडियो को देखें। तो दोस्तों दूसरा आता है हमारा महादेवी वर्मा। तो इनकी रचना दोस्तों सबसे पहली मेरा परिवार, दूसरी रचना है इनकी दोस्तों संध्या गीत, संध्या गीत। और दोस्तों इसकी इनकी तीसरी रचना है आपदा। तो ये तीनों रचनाएं आप लिख ले। अब मैं ट्रिक बता देता हूँ कैसे आप याद रखेंगे। दोस्तों महादेवी वर्मा जैसे ही नाम आएगा, आपको याद रखना है कि महादेवी वर्मा का परिवार जो है, मतलब महादेवी वर्मा कह रही है कि मेरा परिवार संध्या गीत गा रहा था, मतलब शाम का समय था तो संध्या को गीत गा रहे थे, और इतने में क्या हुआ दोस्तों, कोई आपदा आ गई। ठीक है, तो इस ट्रिक के माध्यम से आप ये तीनों रचनाएं आसानी से याद रख सकते हैं, मेरा परिवार, संध्या गीत और आपदा। ओके दोस्तों, इसी कड़ी में हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव है। देखिए दोस्तों अगला है जैनेंद्र कुमार, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये हमारे 12th में कवि हैं, 12th क्लास हिंदी में इंपॉर्टेंट कवि हैं। तो दोस्तों इनकी रचना के बारे में अगर हम बात करें, तो पहली रचना है इनकी एक रात, दूसरी रचना है दोस्तों खेल, तीसरी रचना इनकी है पाजेब, और चौथी रचना है दोस्तों इनकी फांसी। तो दोस्तों इसको याद करने की मैं ट्रिक बता देता हूँ कि जैनेंद्र कुमार जो है एक दिन गेम खेल रहे थे। गेम यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, खेल। तो पहली रचना हो जाएगी खेल। कब खेल रहे थे, रात को। तो एक रात को खेल खेल रहे थे, और खेल खेल में क्या हुआ कि इनको फांसी लग गई। और फांसी किससे लगी, पाजेब से लगी। तो याद रखिएगा, एक रात को खेल खेल में पाजेब से फांसी लगी। ये ट्रिक हो जाएगी दोस्तों आपकी जैनेंद्र कुमार वर्मा की। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा और हेल्पफुल लग रहा होगा। तो लाइक शेयर जरूर कर दे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए अगला हम देख लेते कवि। देख सकते हैं दोस्तों अगले कवि है हमारे धर्मवीर भारती, जो कि 10th में भी इम्पोर्टेंट है, 12th में भी इम्पोर्टेंट है, 11th 9th सभी में पूछा जाता है दोस्तों धर्मवीर भारती से। तो पहले इनकी रचना है दोस्तों ठंडा लोहा। दोस्तों यहाँ पे मैं रचना आपको बता रहा हूँ, फिर मैं आपको भाव पक्ष और कला पक्ष ऐसा बताऊँगा जो आप सभी कवि में लिख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो में।
सेकंड देखिए दोस्तों, इनकी रचना होगी मुर्दों का गांव, मुर्दों का गांव। तीसरी रचना आएगी दोस्तों इनकी गुनाहों का देवता। और भी रचना है दोस्तों इनकी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये तीनों ही रचनाएं हैं, और भी रचनाएं हैं, आप सुविधा अनुसार वो भी याद कर सकते हैं। जैसे इनकी सूरज का सातवां घोड़ा, ऐसे करके बहुत सारी रचनाएं हैं। तो मैं केवल ऐसी रचनाएं आपके लिए ला रहा हूँ जिससे मैं एक ट्रिक बना सकूँ और आप आसानी से उसको याद रख सकें। दोस्तों यहाँ पे आप याद रखिएगा, धर्मवीर भारती जब भी आपसे पूछा जाता है तो इनकी रचना, मतलब धर्मवीर भारती है तो ये वीर थे, किस प्रकार के वीर थे, ठंडे वीर थे, ठंडा लोहा की भांति थे, है ना। ठंडा लोहा यहाँ से आपको याद रहेगा। अभी ठंडा लोहा जो है उसको क्या कहा जाता था, तो मुर्दों का गांव। ठंडा लोहा कहाँ पर था, मुर्दों के गांव में था। और मुर्दों के गांव में कौन रहता था, तो गुनाहों का देवता रहता था। ठीक है दोस्तों, आए समझ में। तो यहाँ से आपकी ट्रिक बनेगी कि मुर्दों का गाँव था जहाँ पे ठंडा लोहा पाया जाता था, और वहाँ पे कौन रहता था, गुनाहों का देवता रहता था। चलिए अगले कवि को तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु। इनकी रचना के बारे में हम देख लेते हैं। पहली रचना है इनकी जुलूस, दूसरा है अच्छे आदमी, और तीसरी रचना है दोस्तों इनकी अनेक चौराहे। अब दोस्तों ये आपको एक ट्रिक्स के माध्यम से याद रखना है। देख सकते हैं कि फणीश्वर नाथ जैसे ही नाम आता है ना, यहाँ पे आपको याद रखना है जुलूस। तो जुलूस निकल रहा था, और किसका जुलूस था, तो दोस्तों अच्छे आदमियों का जुलूस था। और कहाँ पर निकल रहा था, तो अनेक चौराहों पर निकल रहा था। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद रहेगा कि जुलूस, अच्छे आदमी और अनेक चौराहे। ठीक है, ये इनकी तीन रचनाएं हैं। चलिए अगले कवि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, अगला कवि है हमारा फिराक गोरखपुरी। दोस्तों ये 12th क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी क्लासेस में पूछा जा सकता है। तो देखिए फिराक गोरखपुरी की रचना हम देखते हैं। पहला है परछाई, दूसरा है दोस्तों साधु की कुटिया, साधु की कुटिया, और तीसरी रचना दोस्तों इनकी सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। तो ये इनकी दोस्तों तीन रचनाएं हैं। आपको कोई भी दो रचनाएं याद रखनी है, लेकिन हम एक बोनस लेके चल रहे हैं। तो दोस्तों इनकी जो ट्रिक बनेगी, ये आपको ऐसे याद रखना है कि ये जो थे गोरखपुर में रहते थे, ठीक है, और ये भगवान शिव पर विश्वास नहीं करते थे। तो एक दिन क्या हुआ दोस्तों, इनको एक मंत्र सुनाई दिया, सत्यम शिवम सुंदरम। मंत्र सुनाया, उसके साथ साथ इनको एक परछाई दिखाई दी। और परछाई जो है वो कहाँ पर थी दोस्तों, तो साधु की कुटिया में परछाई दिखाई दी। तो क्या ट्रिक बनेगी दोस्तों, सत्यम शिवम सुंदरम का गीत सुनाया, और एक साधु की कुटिया दिखी, उसके अंदर परछाई दिखी उनको। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये तीनों रचनाएं याद रह जाएगी। चलिए अगला कवि है दोस्तों हमारा। अगर आपको वीडियो दोस्तों पसंद आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो ज़रूर चैनल को, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन के अगला हमारा कवि ले लेते हैं। हाँ तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद हमारे अगले कवि हैं। इनकी रचनाएं हम याद करेंगे दोस्तों। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है इंपॉर्टेंट कि जयशंकर प्रसाद जो है कौन से कवि है, तो दोस्तों छायावाद के कवि हैं, छायावाद के कवि, ये जरूर याद रखिएगा। और दोस्तों सबसे फेमस रचना है इनकी कामायनी। 10th क्लास में 12th क्लास में अधिकतर पूछा जाता है कि कामायनी जो है किसकी रचना है। तो ये कामायनी के रचयिता कौन है, तो जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, दूसरी रचना दोस्तों इनकी आंसू। ठीक है, ये हो गई इनकी दो इंपॉर्टेंट रचनाएं। इसके अलावा भी अगर अपन देखें, तीसरा झरना, एक और ले लेते हैं प्रेम पथिक, प्रेम पथिक। ये दोस्तों इनकी चार रचनाएं लिखी है। मैंने आपको कोई दो याद रखना है। कामायनी तो आपसे पूछा जाता है अधिकतर, तो ये तो आपको याद रखना ही है। ठीक है, इसके अलावा आंसू, झरना और प्रेम पथिक। तो दोस्तों इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि एक प्रेम पथिक था, है ना, और इसने ये रोने लगा, और आंसू का क्या बना दिया दोस्तों, इसने झरना बहा दिया। किसने बहाया दोस्तों, प्रेम पथिक ने आंसुओं का झरना बहा दिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला कवि ले लेते हैं दोस्तों। अगले हमारे कवि है दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इनका नाम जो है तीन भागों में है, तो यहाँ से याद रखिएगा इनकी तीन रचनाएं। एक है अर्चना, एक है अनामिका, और एक हो जाएगी दोस्तों तीसरी इनकी आराधना, आराधना। तो दोस्तों आपको ट्रिक बता देता हूँ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी तीन लड़कियाँ थी, ऐसे आप याद रखिएगा। एक, तीनों का नाम अ से स्टार्ट हो रहा था। एक था अर्चना, एक आराधना और एक अनामिका। ठीक है दोस्तों, अनामिका, आराधना और अर्चना, ये तीनों लड़कियों के नाम थे इनके दोस्तों। ठीक है, अगला और अंतिम कवि हम ले लेते हैं दोस्तों।
ये दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 12th में पूछा जाता है, 10th में पूछा जाता है, 11th में, 9th में, सभी क्लास में पूछा जाता है। तो दोस्तों जो भी कवि आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो आप नोट करते जाएँ। इन सभी का भाव पक्ष और कला पक्ष और साहित्य में स्थान मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों 3 नंबर हमें छोड़ना नहीं है। तो लास्ट कवि की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारे अंतिम कवि है नागार्जुन। इनकी रचना की अगर हम बात करें तो इनकी पहली रचना हो जाएगी तुमने कहा था। दूसरा है युगधारा और तीसरा हो जाएगा दोस्तों प्रेत का बयान। प्रेत का बयान। अब दोस्तों यहाँ से ट्रिक आपकी बनेगी नागार्जुन, यहाँ से नागार्जुन की रचना आपको देखना है। तो तुमने कहा था ये आपको याद रखना पड़ेगा। युगधारा बहेगी तब प्रेत का बयान होगा, यानी तुमने कहा था युगधारा जब भी बहेगी तब प्रेत का बयान होगा, या युगधारा बहेगी तब प्रेत का बयान होगा। ये किसने कहा था? तुमने कहा था। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों ये हमारे कवि जितने भी हमने इंपॉर्टेंट लिए थे ये सारे कवि कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों अगर इसके अलावा भी अगर कोई कवि आपको बच रहा है और आपको अगर उसकी रचना याद नहीं हो रही तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं उसकी ट्रिक आपको बता दूंगा जिससे आपको आसानी होगी। चलिए दोस्तों, यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अगला हम बढ़ते हैं हमारे भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों भाव पक्ष जैसा कि मैंने कहा था आपको ऐसा मैं भाव पक्ष बताऊंगा जो आपको हर कवि के लिए काम में आएगा। तो दोस्तों आपकी पहले हम देख लेते हैं कि आपको लिखना क्या है। आपके काव्य में प्रेम सौंदर्य के मानसिक चित्र मिलते हैं। ठीक है, पहली लाइन ये हो जाएगी। फिर आगे लिखना है आपकी रचनाओं में आपके मन के भाव जो है वो सहज ही प्रकट होते हैं, मतलब आसानी से प्रकट होते हैं। फिर आपको लिखना है आपने अपनी रचनाओं में भावों का सजीव चित्रण किया है। ठीक है, ये जो लाइनें हैं दोस्तों ये बहुत ही कॉमन लाइन्स मैंने लिखी है। ठीक है, ये आप आसानी से लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको तुलसीदास जी का दिया जाता है, ठीक है, अगर मान लीजिए आपको तुलसीदास जी का दिया गया तो तुलसीदास जी में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको थोड़ा सा सजेस्ट कर देना है कि उनकी भाषा कौन सी थी। तो दोस्तों अवधी भाषा का प्रयोग किया है, ऐसा करके आप लिख लें। ठीक है, और राम भक्त के कवि थे दोस्तों, तो राम भगवान जो है उनकी बाल्य लीलाओं का आपने अद्भुत वर्णन किया है ना। आपके भाव में भगवान राम की भक्ति जो है सहज ही प्रकट होती है। ये कुछ स्पेशलाइज लाइनें हैं जो आपको लिखनी होगी दोस्तों। ठीक है, तो ये भाव पक्ष हो गया है हमारा, ये आपको सभी में कॉमन मिलेगा। तो दोस्तों ज़रूर आप वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम अगला कला पक्ष की तरफ। तो दोस्तों ये है हमारा कला पक्ष जो कि आप हर कवि के लिए एक ही लिख सकते हैं कि आपने अपनी रचनाओं में अलंकारों तथा छंदों का प्रभावशाली प्रयोग किया है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग दोस्तों कला पक्ष और भाव पक्ष याद रखना आसान नहीं है ना, इसलिए मैं एक कॉमन डेटा लाया हूँ जो आप किसी भी कवि में लिख सकते हैं। आपकी रचनाओं में आपने खड़ी बोली का अत्यधिक प्रयोग हमें मिलता है ना, क्योंकि अधिकतर जो भी कवि है वो सभी अधिकतर खड़ी बोली में ही कविता लिखते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर तुलसीदास जी आता है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, देखिए मैं लिख देता हूँ एक बार तो आपको इजीली याद रहेगा कि एक्चुअल में आपको लिखना क्या है। अगर तुलसीदास जी आता है, देखिए तुलसीदास जी अगर आता है तो यहाँ पे इनकी भाषा अवधी है, ये लिखिएगा। यहाँ से दोस्तों इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है, याद रखिएगा 10th 12th 11th 9th में सब में, है ना। फिर कबीरदास अगर आता है तो इनकी भाषा है दोस्तों ब्रज। ठीक है, और अगर आपका सूरदास आता है तो सूरदास जी की भाषा दोस्तों सदुक्कड़ी, सदुक्कड़ी भाषा दोस्तों। तो ये चीज़ ज़रूर आप यहाँ पे लिख लीजिएगा खड़ी बोली की जगह। ठीक है, तुलसीदास अगर आता है तो अवधी भाषा लिखिएगा, कबीरदास जी अगर आता है तो आपको ब्रज भाषा लिखना है, और सूरदास जी अगर आता है दोस्तों तो आपको सदुक्कड़ी भाषा लिखना है। दोस्तों एक और चीज़ यहाँ से पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है कि सूरदास जी जो है वो कौन सी शाखा के कवि हैं। तो दोस्तों सूरदास जी जो है सॉरी कबीरदास जी जो है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये आपका कला पक्ष है, थोड़ा सा और बच गया है। अगला देखिए आगे, आपकी भाषा में आपके भाव, आपकी भाषा जो है आपके भावों के अनुकूल जो है अनुरूप जो है वो बदलती है, बदलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा कला पक्ष जो कि आप किसी भी कवि में लिख सकते हैं। केवल मैं जो स्पेसिफिक कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, है ना, तो वो ज़रूर आप चेंज कर लीजिएगा। चलिए अगला हम समझ लेते हैं साहित्य में स्थान आपको कैसे लिखना है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका साहित्य में स्थान, देख सकते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों ताकि आसानी रहेगी आपको। तो साहित्य में स्थान देखिए, आपकी रचनाएं साहित्य में अद्वितीय हैं। आपकी रचनाओं के कारण आपको साहित्य में विशेष स्थान प्राप्त है। आपकी रचना युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करती है।
आपके अमूल्य रचनाओं के कारण ही साहित्य जगत सदैव आपका आभारी रहेगा। ये दोस्तों आपका हो जाएगा साहित्य में स्थान, जो कि आप किसी भी कवि के लिए लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ताकि जब भी ऐसी कोई एजुकेशनल वीडियो मैं डालूंगा तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों ये हमारा था एक मेन वीडियो जो कि डेडिकेटेड था पूरा कवि परिचय के ऊपर। इसमें दोस्तों हमने 10 कवि जो थे, है ना, 10 इम्पोर्टेंट कवि की 2-2 रचनाएं हमने, वैसे तो 3-3 रचनाएं करी है ना, पर ट्रिक के माध्यम से करी है। तो आशा करता हूँ ये आप 1 या 2 बार पढ़ेंगे ट्रिक को तो आसानी से आपको याद हो जाएंगी। और 3 वीडियो आप 3 नंबर आपको बोर्ड में लाने के लिए जो है ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में लेखक परिचय के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए